नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी और अहम खबर के साथ। तो आज प्रदेश के लाखों किसानों को मुख्यमंत्री की ओर से तोहफा मिला है और 394 करोड़ की 95 नहर परियोजनाएं हैं जिनको मंजूर किया गया है। 9 लाख किसान और ग्रामीण आबादी को इसका फायदा मिलेगा। 36,000 हेक्टेयर में पुनर्स्थापित होगी सिंचाई क्षमता। अन्नदाता किसान के हित में लगातार सरकार काम कर रही है और यह सर्वोच्च प्राथमिकता पर है, ये बात योगी आदित्यनाथ ने कही। तो 394 करोड़ की 95 नहर परियोजनाओं को मंजूर किया गया है। 36,000 हेक्टेयर में ये सिंचाई क्षमता पुनर्स्थापित की जाएंगी। अन्नदाता किसान के हित ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, ये बात आज योगी आदित्यनाथ ने कही। तो किसानों के लिए एक बड़ी सौगात है। आज प्रदेश के लाखों किसानों को मुख्यमंत्री की ओर से यह तोहफा दिया गया है और 394 करोड़ की 95 नहर परियोजनाएं हैं जिनको मंजूरी मिली है और किसानों के लिए ये एक बड़ी सौगात है। 394 करोड़ की ये बड़ी परियोजनाएं हैं जिसकी मंजूरी आज दी गई है। 36,000 हेक्टेयर भूमि से लाभान्वित होगी। अन्नदाता किसान के हित ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है, ये बात मुख्यमंत्री ने कही। तो प्रदेश के लाखों किसानों को मुख्यमंत्री की ओर से यह तोहफा दिया गया है, ये बड़ी खबर है। 394 करोड़ की 95 नहर परियोजनाएं हैं जिनको मंजूर किया गया है। बड़ा तोहफा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिया गया। प्रदेश के लाखों किसानों को मुख्यमंत्री की ओर से तोहफा और इसका जो लाभ है वो किसानों को मिलेगा। तो 395 करोड़ की नहर 394 करोड़ की 95 नहर परियोजनाएं हैं जिनको मंजूर किया गया है और लगभग 9 लाख किसान हैं, ग्रामीण आबादी है जिसको इसका लाभ मिलेगा। और इसी खबर पर निकिता मेरे साथ मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं। निकिता, आज किसानों को बड़ी सौगात मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई है। नहर परियोजनाएं हैं, बताया जा रहा है 95 नहर परियोजनाएं जिसको आज मुख्यमंत्री ने किसानों को समर्पित किया है। क्या जानकारी है? आज यानी बुधवार को सिंचाई और जल संसाधन विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक की है, जहां पर नहर व्यवस्था को अगर बात करें तो उसे किस तरीके से और मजबूत बनाना जाए, उसके उद्देश्य में आपको बता दूं कि 95 नई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो भी प्रपोजल्स है, परियोजनाएं हैं, वे प्रदेश के कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने और साथ ही किसानों की जो समयबद्ध सिंचाई उपलब्ध कराने की जो दिशा है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगी। तो कहीं ना कहीं किसानों को एक बार फिर से सरकार तोहफा देती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। इसमें आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके से 273 हेक्टेयर विभागीय राजकीय भूमि को संरक्षित किया जा सकेगा इसमें, और उन्होंने ये भी ऑर्डर्स दिए हैं कि सभी स्वीकृतिक कार्य निर्धारित समय सीमा पे पूरे की जाए, यानी कि जो उनकी डेडलाइन है उसके पहले जो कार्य हैं, जो पेंडिंग टास्क है उसे पूरा कर लिया जाए और क्वालिटी वाइज यानी गुणवत्ता पर किसी भी तरीके से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी विभाग की बैठक करते हैं, जब भी दिशा निर्देश देते हैं, तो खासकर उसकी क्वालिटी से कोई भी छेड़छाड़ ना करे, इसके दिशा निर्देश जरूर देते हैं। और आपको ये भी बता दें कि बैठक में ये भी बताया गया है कि किस तरीके से नहर को पुनर्स्थापित से जुड़ी 95 परियोजनाओं में नहर प्रणाली के जो भी नहर निर्माण है और साथ ही जो क्रॉस रेगुलेटर है, फॉल है, तथा जो भी पक्की जितने भी संरचनाएं हैं उनका निर्माण शामिल है। और साथ ही आपको ये बता दूं कि नहरों के जिस तरीके से सेक्शन में किस तरीके से सुधार करना है, फिलिंग रीच में लाइंस के जो कार्य हैं जो खराब हो चुके हैं उसे किस तरीके से ठीक तो करना है, निकिता, ये नहरों जो में पुल के 95 जो भी नई ये जो परियोजनाएं 95 हैं, ये नई हैं या दोनों मिलाकर के हैं कि जो पुरानी योजनाएं हैं उनका सुदृढ़ीकरण होना है और कुछ नई भी हैं, या ये अलग से बनाए गए हैं 95 नई योजनाएं जो किसानों को समर्पित की गई हैं? थोड़ा सा इसको स्पष्ट कर दें। देखिए, ये इसमें जितने भी परियोजनाएं हैं वो पुरानी में जिनमें रेक्टिफिकेशंस की जरूरत है, सुधार की जरूरत है, उसमें सुधार कार्य प्रोवाइड कराए जाए। उन्होंने जो भी अधिकारीज हैं उनको अधिकारी हैं, जो ऑफिशियल्स हैं उनको दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही नई परियोजना भी शामिल है, तभी कहीं ना कहीं किसानों को कह सकते हैं एक बहुत बड़ा यहाँ पर तोहफा अपने आप में मिलता जरूर नजर आ रहा है। जहां पर नहर व्यवस्था में सुधार के लिए जो भी 95 अगर मैं बात करूं तो ये जो नई परियोजना है उनको मुख्यमंत्री ने जी जी। मंजूरी दी है। इसके पहले
जो भी परियोजनाएं थी जिसमें सुधार का कार्य है वो तो हो गई, लेकिन ये जो 95 नई योजनाएं हैं उसमें मंजूरी मिल गई है। और आपको ये भी बता दूं कि इतनी परियोजनाएं हैं जिसमें 36,000 हेक्टेयर में फिर से जो सिंचाई क्षमता है वो की जाएगी। और मुख्यमंत्री के ऑर्डर से जो सभी परियोजनाएं हैं इनका तय समय भी दे दिया गया है और इनकी क्वालिटी से कोई छेड़छाड़ ना हो, ये भी आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए हैं। तो काफी महत्वपूर्ण बैठक थी जिसमें मुख्यमंत्री ने सुपरवाइज करके अपना भी जो फीडबैक है वो भी इस बैठक में आज रखा। चलिए निकिता, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी है और दिल्ली ब्लास्ट के मामले में एटीएस अब एक्शन मोड में है। बांदा समेत उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं, यहां मदरसों की जांच होगी। एटीएस ने लेटर जारी कर दिया है और मदरसों की जांच के आदेश दिए गए। एटीएस ने मदरसों की जांच करके रिपोर्ट देने के लिए कहा है। मदरसों की आय के स्रोत क्या हैं, एटीएस ने इसके रिकॉर्ड्स मांगे हैं। सभी सरकारी और गैर सरकारी जो मदरसे हैं उनकी जांच होगी। इसमें बांदा, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा, ये पूरा इलाका है जहां पर इन मदरसों की जांच की जाएगी और एटीएस ने बाकायदा इसके लिए निर्देशित किया है। अब इनकी फंडिंग कहां से हो रही थी ये सबसे महत्वपूर्ण है और क्या इन मदरसों में जो पैसा आ रहा है वो किस स्रोत से आ रहा है, आय के जो सोर्सेज हैं वो क्या हैं, ये जानने के लिए ये जो आदेश हैं वो दिए गए हैं और इसकी रिपोर्ट्स भी आपको बता दें कि देनी होंगी। तो दिल्ली ब्लास्ट के बाद एटीएस पूरी तरह से एक्शन मोड में है और इसी को लेकर के मदरसों के ये जो जांच है उसके आदेश दिए गए हैं। बांदा समेत यूपी के कुल 8 जिले हैं जिनके मदरसों की जांच होनी है। एटीएस ने लेटर जारी करके मदरसों की जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें फंडिंग को लेकर के सबसे ज्यादा इस पर फोकस किया गया है कि फंडिंग कहां से हो रही है, इन मदरसों में पैसा कहां कहां से आ रहा है, किन किन सोर्सेज से आ रहा है, इसकी जांच हो और जांच करके रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। और सत्यम जुड़ रहे हैं मेरे साथ जानकारी के साथ। सत्यम, दिल्ली ब्लास्ट के बाद एटीएस पूरी तरह से एक्शन मोड में है और एटीएस की ओर से अब मदरसों की जांच के जो आदेश हैं वो दिए गए हैं। बांदा समेत 8 जिले हैं जहां पर मदरसों की जो फंडिंग हो रही है उसके सोर्सेस को जांच करना है। क्या जानकारी है इसको लेकर के? तो बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर से बता दूं, जिस तरीके से दिल्ली में जिस तरीके से एक कार में ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के बाद में तकरीबन 1 दर्जन के आसपास जो लोग हैं उनकी मौतें हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। इसके बाद में तमाम जो एजेंसियां हैं वो जांच कर रही थी। उसी को लेकर के अब जो एटीएस है, एटीएस ने अपना रुख कड़ा किया है और तमाम जो उत्तर प्रदेश में जो मदरसे चल रहे हैं उसको लेकर के भी जो है एक एक्शन देखने को मिला है। यूपी के 8 जिलों में एटीएस ने जो है निर्देश जारी किया है। जिम्मेदार जो अधिकारी हैं जनपद के, जैसे जिला अधिकारी हैं, उनको निर्देश दिया गया और जिला अधिकारी ने अल्पसंख्यक अधिकारी को भी निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द जो जांच है वो जिम्मेदार अधिकारी तक जो है सबमिट करें। इसके बाद में एटीएस इस पूरे मामले की तफ्तीश करेगी और उसमें एटीएस ने यह भी जिक्र किया है कि आखिरकार जो मदरसों में फंडिंग हो रही है, जो फंड आ रहा है, शिक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो शिक्षा व्यवस्था को लेकर के जो छात्र वहां पर पढ़ रहे हैं वो आखिरकार कहाँ के रहने वाले हैं, वो पूरा डेटा होना चाहिए। तमाम जो निर्देश हैं वो एटीएस की तरफ से जो है दिए गए। बिल्कुल, लेकिन सत्यम एक चीज थोड़ा सा इसमें ये स्पष्ट करें कि क्या ये सारे मदरसों के लिए ये निर्देश हैं या कुछ ऐसे हैं जो संदेह के दायरे में हैं या जिनको रेक्टिफाई किया गया है कि इन मदरसों की जांच आपको करनी है, या सभी जितने भी मदरसे जिलों के अंदर संचालित हो रहे हैं इन सबकी रिपोर्ट देनी होगी? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर से अगर जो आदेश जारी किया गया है एटीएस के द्वारा उसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि उसमें लिखा हुआ है कि जो मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं उन पर साफ तौर से तफ्तीश करी जाए। जिम्मेदार अधिकारियों ने भी निर्देश दिया है कि पूरा जल्द से जल्द जो डेटा है वो एटीएस को जो है उपलब्ध कराया जाए। इसको लेकर के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, तकरीबन 8 जिलों के जो जिला अधिकारी हैं उनको साफ तौर से निर्देश दिया गया है। अल्पसंख्यक अधिकारी को जो है जिला अधिकारी ने भी निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द जो डेटा है वो उपलब्ध। चलिए, बहुत शुक्रिया सत्यम इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली ब्लास्ट से ही जुड़ी हुई खबर है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से खुफिया एजेंसियां पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं। अब बरेली की 2 बड़ी मीट एक्सपोर्ट कंपनियां हैं जो कि रडार पर हैं। सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर यहां पर 27 कश्मीरी युवक काम कर रहे हैं। कश्मीरी युवकों का किसी तरह का कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है। सिक्योरिटी एजेंसियों का मालिक भी कश्मीर का रहने वाला बताया जा रहा है। एलआईयू ने इन सभी कर्मियों का रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया है। खासतौर से फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको स्कैन कर रही है। एजेंसियों की नजर इसके ऊपर है।
तो सिक्योरिटी एजेंसी का मालिक कश्मीर का रहने वाला है और ये मीट एक्सपोर्ट करने वाली एक कंपनी है जहां पर बताया जा रहा है कि तकरीबन 27 यहां पर काम करने वाले ऐसे वर्कर्स हैं जिनका कोई वेरिफिकेशन नहीं है और इसमें सबसे अहम बात यह है कि सभी कश्मीर के रहने वाले हैं। तो दिल्ली ब्लास्ट के बाद बरेली की 2 बड़ी मीट एक्सपोर्ट कंपनियां रडार पर आ गई हैं और एलआईयू ने इसको लेकर के अब जो जांच पड़ताल है वो शुरू कर दी है। यहां सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम कर रहे हैं 27 कश्मीरी युवक, लेकिन इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये जो 27 कश्मीरी युवक हैं इनका कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है और ये अपने आप में संदेहास्पद है और इसलिए इसकी जो जांच है वो अब की जाएगी। खुफिया एजेंसियां एक एक चीज को बारीकी के साथ जांच रही हैं और कुछ इनपुट्स इस तरह के हैं जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि ये जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं। वर्षा शाही मेरे साथ जुड़ रही जानकारी के साथ। वर्षा, बरेली की 2 बड़ी मीट एक्सपोर्ट्स कंपनियां हैं जहां पे 27 ऐसे कश्मीरी युवक बताए जा रहे हैं जो सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे काम कर रहे थे, लेकिन बड़ी बात यह है कि इनका कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है। अब इसकी जांच के जो निर्देश हैं वो सामने आ रहे हैं, क्या जानकारी है इस पूरी खबर को लेकर? देखिए, जिस तरीके से लगातार दिल्ली ब्लास्ट को लेकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में हाई अलर्ट भी दिया गया था, उसके साथ साथ लगातार जांच पड़ताल हो रही थी, जगह जगह छापेमारी हो रही थी। उसी क्रम में कहीं ना कहीं बरेली में ये जब पता चला इंटेलिजेंस को कि 2 मीट फैक्ट्रियां हैं जहां पर 27 वर्कर जो गार्ड के रूप में काम करते हैं वो कश्मीर से कनेक्ट थे और कश्मीर से यहाँ पर गार्ड की नौकरी कर रहे थे। और लगातार जब इंटेलिजेंस और पुलिस ने लगातार छापेमारी की और जांच पड़ताल की तो पता चला कि ये कश्मीर से आए हुए हैं, इनका किसी तरीके का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। इनके अकाउंट से लेकर सारी चीजों की जांच पड़ताल की जा रही है, फैक्ट्री मालिक से भी पूछताछ की जा रही है। ये पूरी तरीके से दोनों मीट फैक्ट्रियां अब इंटेलिजेंस और पुलिस की रडार पर आ चुके हैं। जिस तरीके से लगातार गतिविधियां चल रही हैं हिंदुस्तान के अंदर टेररिज्म को लेकर, उसको लेकर एक बड़ी तरीके की चीजें इंटेलिजेंस लगातार जांच पड़ताल हर जगह पर कर रही थी, जिसमें ये सारी चीजें निकल कर आई है। बरेली में लगातार पुलिस और इंटेलिजेंस इन दोनों जगहों पर लोगों से पूछताछ भी कर रही है, जान भी रही है कि आखिर किस तरीके से गतिविधि यहाँ चल रही थी, कैसे ये जम्मू कश्मीर से यहाँ पर आए, अगर आए तो इनकी क्यों वेरिफिकेशन नहीं की गई। वेरिफिकेशन के साथ साथ ट्रांजैक्शन डिटेल भी देखी जा रही है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है और सभी तरीके से पता लगाया जा रहा है कि आखिर इनका जो क्रम है वो क्या दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा हुआ है और अगर जुड़ा हुआ है तो इन सबको हिरासत में लेकर उस तरीके से पूछताछ की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया वर्षा इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और अगली खबर का रुख करेंगे। खबर है वाराणसी से, जहां पे प्रतिबंधित कफ सिरप की एक बड़ी खेप बरामद की गई है और पुलिस और खाद्य विभाग और औषधि विभाग की टीम इसकी जांच कर रही है। अब कोडीन युक्त ये कफ सिरप हैं जिनको बेचने वाला सरगना, इस पर कार्रवाई हो सकती है। गोदाम का ताला तोड़ करके अब जांच करने के लिए टीम घुसी है। इसके अलावा एक्सपायर फेंसिडिल की जो कीमत है वो लगभग 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो एक्सपायर फेंसिडिल की कीमत तकरीबन 2 करोड़ रुपए बताई गई है। तो प्रतिबंधित है ये कफ सिरप जिसकी एक बड़ी खेप बरामद की गई है। ये बड़ी जानकारी। प्रतिबंधित कफ सिरप की बड़ी खेप पुलिस और खाद्य औषधि विभाग की टीम ने बरामद की है। इसकी जांच अभी टीम के द्वारा की जा रही है। कोडीन युक्त ये कफ सिरप बेचने वाले सरगना का ही ये कफ सिरप हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। और गोदाम का ताला तोड़ा है पुलिस ने और अंदर अब जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। भारी मात्रा में यहां से बताया जा रहा है कि एक बड़ी खेप ये प्रतिबंधित जो कफ सिरप है इसको बरामद किया गया है। इसकी जांच हो रही है। बड़ी खेप है। पुलिस और खाद्य औषधि विभाग की टीम इस मामले की जांच कर रही है और ये प्रतिबंधित कफ सिरप बेचने वाला जो इसका मास्टरमाइंड है ये उसकी ही एक तरीके से जो कफ सिरप है वो हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। पंकज चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। पंकज, प्रतिबंधित कफ सिरप की एक बड़ी खेप पुलिस के द्वारा बरामद की गई है, क्या जानकारी है? हाँ ठीक है जी, बिल्कुल। देखिए, ये जो कफ सिरप की बड़ी खेप है जिसमें बताया जा रहा है 93,000 शीशियां हैं। ये एस्कोरफ और एक जो फेंसाडिल करके सिरप है और फेंसाडिल के बारे में बताया जा रहा है कि टोटल वो एक्सपायरी है, यानी कि कुल मिला के अगर आपको बता दे तो ये नशे के रूप में इसका इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे ये की गई थी। ये देखिए, हमारी जो मौजूदगी ठीक इस गोडाउन के बाहर है जहाँ पे भारी संख्या में जो है पुलिस बल की मौजूदगी है और अंदर पूरी जांच चल रही है। अगर हम बात करें तो बनारस कमिश्नरेट पुलिस के तमाम जो आला अफसरान है, डीसीपी वरुणा जोन के साथ ही जो एडीसीपी हैं, काशी जोन के जो SIT
पार्टी जिनकी नेतृत्व में गठित की गई है वो भी है, डीसीपी क्राइम का भी वो पदभार देख रहे हैं। तो यहाँ पे और साथ ही खाद्य औषधि की जो टीम है वो भी यहाँ पे आई है। अगर बता दें कि आपको बनारस के अलावा लखनऊ और इलाहाबाद की टीम भी, यानी प्रयागराज की भी टीम जो खाद्य औषधि प्रशासन विभाग की आई है वो भी इसमें पूरी जांच कर रही है। तो जो प्रथम दृष्टया जो बताया जा रहा है कि 93,000 जो शीशियां हैं उसका कोई लेखा जोखा इनके पास नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से गाजियाबाद से ये शीशियां आई थी और वाया बनारस होकर इसको चंदौली जाना था, पर यहाँ पे ये अवैध तरीके से रखी गई थी, यहाँ पे अवैध भंडारण इसका किया गया था। तो निश्चित तौर पे समझा जा सकता है कि ये बहुत बड़ी जो कार्यवाही है और खाद्य औषधि प्रशासन विभाग की और जो बनारस कमिश्नर पुलिस की गई है। और आपको बता दें कि लगभग सुबह 9 बजे से ये कार्रवाई चल रही थी, क्योंकि जब यहाँ पे टीम पहुंचती है तो ताला बंद रहता है, ताला तोड़ा जाता है, पुलिस की मौजूदगी में उसकी बाकायदा वीडियोग्राफी कराई जाती है। उसके बाद जो है टीम अंदर प्रवेश करती है और जब पुलिस अंदर जाती है देखती है 93,000 जो शीशियां हैं वो अंदर जो है पाई जाती हैं, और जो कि जिसमें से मैंने बताया कि फेंसाडिल की जितनी शीशियां थी सब एक्सपायरी थी, यानी कि जो बेस्ट बिफोर उसका बीत चुका था। तो निश्चित तौर पे इसके तार जो है कहीं ना कहीं ये भी पुलिस मान के चल रही कि हो सकता है शुभम जायसवाल जो बहुत बड़ा एक ड्रग माफिया के रूप में चिन्हित किया जा चुका है। बिल्कुल। और उससे भी पंकज, जुड़े अब हो ये सकते जांच का हैं। विषय देखते ही हैं कि इसके तार कहां तक जुड़ते हैं। बहुत शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर है अमरोहा से, जहां पर बीजेपी एकता यात्रा में अल्लाहू अकबर के नारे लगे। अज्ञात व्यक्ति ने यहां पर अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को लेकर के आपको बता दें कि ये यात्रा निकाली गई थी। अब यहां पर ही अल्लाहू अकबर के नारे लगे। घटना का वीडियो आया, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बीजेपी कार्यालय से ये एकता यात्रा निकाली जा रही थी, लेकिन इसी एकता यात्रा में कोई अज्ञात व्यक्ति बताया जा रहा है जो कि अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगा है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को लेकर के ये एकता यात्रा निकाली जा रही थी, लेकिन बीजेपी के से एकता यात्रा में अल्लाहू अकबर के नारे लगे। अब ये शख्स कौन था, ये भी फिलहाल अज्ञात बताया जा रहा है। अरुण चहल मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। अरुण, एकता यात्रा भारतीय जनता पार्टी की ओर नारे लग रहे हैं अल्लाहू अकबर के, क्या जानकारी? पर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में काफी दिनों से जो यात्राएं हैं वो निकाली जा रही हैं। उसी क्रम में आज जो यात्रा थी ये भाजपा कार्यालय से शुरू हुई। तो इस दौरान जब यात्रा चल रही थी उसकी अगुवाई जो बीजेपी के प्रदेश मंत्री हैं डॉक्टर चंद्रमोहन और जिलाध्यक्ष कर रहे थे। इस दौरान भीड़ में से किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा अल्लाह अकबर के जो नारे हैं वो लगाए गए। हालांकि उस दौरान क्योंकि काफी शोर शराबा था तो नेताओं ने तो इस ओर ध्यान नहीं दिया, मगर जो वीडियो था वो किसी के कैमरे में कैद हुआ, जिसके बाद वीडियो जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, साफ तौर से वीडियो में देखा जा सकता है जो एक व्यक्ति है भीड़ के बीच से कोई इसमें नारा लगा रहा है। बहरहाल जो पार्टी के जिलाध्यक्ष है वो इस बात से इनकार कर रहे हैं, मगर जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अरुण इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। खबर है ग्रेटर नोएडा से, जहां पर फर्जी रॉ ऑफिसर गिरफ्तार किया गया है। यूपी एसटीएफ ने सुनीत कुमार नाम का एक शख्स है जिसको गिरफ्तार किया गया है। ये फर्जी रॉ का अधिकारी बनकर के लोगों के साथ ठगी कर रहा था। आरोपी के पास से फर्जी दस्तावेज मिले हैं, पहचान पत्र भी बरामद हुआ है। आरोपी के पास से बैंक से जुड़ी हुई कुछ सामग्री है जिसको जब्त किया गया है। अब वह हिरासत में लेकर के एसटीएफ की टीम इससे पूछताछ कर रही है। तो रॉक अपने आप को यह अधिकारी बता रहा था, फर्जी तरीके से लोगों के साथ ठगी हो रही थी। अब इसकी जानकारी मिली, एसटीएफ ने इसको गिरफ्तार किया है। कुछ डॉक्यूमेंट्स इसके पास मिले हैं जो कि फर्जी बताए जा रहे हैं, और कुछ बैंक के डिटेल्स भी इसके पास से मिले हैं जिसकी जांच अभी फिलहाल एसटीएफ की टीम कर रही है। ये बड़ी खबर है ग्रेटर नोएडा से, जहां पे फर्जी रॉ का ये अधिकारी बताया जा रहा है और ये ठगी कर रहा था क्योंकि फर्जी है ये आदमी, और इसलिए गलत तरीके के जो दस्तावेज हैं इस आदमी ने बना रखे थे। और सुनीत कुमार इस शख्स का नाम बताया जा रहा है, फर्जी रॉ का अधिकारी बनकर के ठगी कर रहा था, जिसको एसटीएफ ने काबू किया है, गिरफ्तार किया और अब इससे पूछताछ फिलहाल एसटीएफ की टीम कर रही है। फर्जी दस्तावेज मिले हैं, फर्जी पहचान पत्र इसके पास से बरामद किया गया है। कुछ बैंक की डिटेल्स भी बताया जा रहा है कि इसके पास से बैंक से संबंधित कुछ सामग्री भी बरामद हुई है, और बाकी चीजें भी जांच का विषय है जो कि एसटीएफ के द्वारा जारी है। तो यूपी एसटीएफ ने ये सुनीत कुमार नाम का शख्स है जिसको गिरफ्तार किया है। यह अपने आप को रॉ का अधिकारी बता रहा था और रॉ का अधिकारी बनकर के ये लोगों के साथ ठगी कर रहा था, और अब इसको यूपी एसटीएफ ने काबू किया है, इसको गिरफ्तार किया है और इस पर कार्रवाई आगे की हो रही है। तो जांच का विषय है कि फर्जी रॉ का अधिकारी बनकर के किस तरह के जो फर्जीवाड़े हैं उसको कर रहा था, लोगों को कैसे ठग रहा था, क्या कुछ इसके द्वारा घटनाएं हैं जिसको अंजाम दिया गया है, किस तरह से इसने जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार किए हैं। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि जांच का विषय है, लेकिन जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स इसके पास से मिले हैं, जो फर्जी पहचान पत्र मिला है, जो बैंक की डिटेल्स मिली हैं, इसकी जांच अभी फिलहाल एसटीएफ के द्वारा जारी है।
अली खान मेरे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। अली, फर्जी रॉ का अधिकारी बनकर के लोगों के साथ ठगी कर रहा है एक शख्स गिरफ्तार हुआ है, क्या जानकारी है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि एक फर्जी अधिकारी गिरफ्तार किया गया है। रॉ का अधिकारी बनकर ठगी करा करता था। इसके पास से रॉ का आईडी कार्ड भी बरामद हुआ है। ये वो आई कार्ड दिखा के लोगों को ठगा करता था, लोगों को बेवकूफ बनाया करता था। कई ऐसी पासबुक बरामद करी गई है, कई फर्जी डॉक्यूमेंट्स बरामद करे, कई एग्रीमेंट्स अलग अलग नामों पे बरामद करे गए, करीब 5 से ज्यादा पैन कार्ड बरामद करे। ऐसी तमाम चीजें इसके पास से बरामद की गई हैं कि सूरजपुर पुलिस के द्वारा, एसटीएफ की टीम के द्वारा बरामदगी हुई है। ये अपने आप को एक रॉ का अधिकारी बनाता था, लोगों को उनके काम, सरकारी काम कराने के नाम पर उनका लालच दिया करता था कि आपको कोई सरकारी काम बचा हुआ है, मुझे करा देंगे, ऐसे तमाम लालच दिया करता था और लोगों से ठगी किया करता था। चलिए अली, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।